हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। तो हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तो इसका दो पार्ट हमने किया था। पहला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा। तो आप पहला वीडियोस ज़रूर देखें। उसमें हम लोगों ने जो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ होते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के, कैंटिलीवर के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन क्या होता है, कैंटिलीवर बीम में जो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है, या फिर सिंपली सपोर्टेड बीम है उनके डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है, या फिर फिक्स्ड बीम है। तो वो सारे जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उसको हम लोगों ने उसकी डिस्कस किया था। उसके स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं, है ना। फिर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे स्लोप डिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उसकी डिस्कशन हुई थी। और लास्ट में हमने डिफरेंट मेथोडोलॉजी जो हम यूज करते हैं टू फाइंड आउट द स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ द डिफरेंट बीम ऑन डिफरेंट लोडिंग कंडीशन, तो वो मेथड्स को हम लोगों ने एक ब्रीफ देखा था कि कौन कौन से मेथड यूज होते हैं स्लोप डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए। ओके, तो आप पार्ट 1 का जो वीडियोस है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। तो पार्ट 1 देखने के बाद ही आप पार्ट 2 देखें। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारा सीरीज चल रहा है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, उसके अंदर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के अंदर जो भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं और उसके आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहती है, तो वो क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा कि हम फाइंड आउट कैसे करते हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। बाकी जो बेसिक्स है वो तो वैसे ही आप वीडियोज़ 1 से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये आज सिर्फ क्वेश्चन और डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ जॉइंट सी ऑफ द फ्रेम शॉन इन फिगर। एक फ्रेम है और इसमें पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है सी पॉइंट पे। तो ये कह रहा है कि सी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस हैं आते हैं तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है। तो हम देखते हैं कि ये देख रहे हैं कि इस फ्रेम में दो ही मेंबर है ना, एक एसी मेंबर है, एक बीसी मेंबर है। तो उस मेंबर में जो फोर्स होगा दैट इज एक्सियल फोर्स, है ना। और एक्सियल फोर्स के कारण हमें जो भी स्ट्रेन एनर्जी मिलेगी, तो सपोज एसी मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी मिला U1, बीसी मेंबर में स्ट्रेन एनर्जी मिला U2, तो दोनों स्ट्रेन एनर्जी जोड़ देंगे तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी पूरे फ्रेम का मिल जाएगा। और कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम कहता है कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द अप्लाइड लोड गिव द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द लोड। तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा सी पॉइंट पे, यानी पी फोर्स के कारण हमें स्ट्रेन एनर्जी मिलेगा एसी और सीबी में, और वहाँ से हम रिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा। एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पे बना रहा हूँ गिवन बीम का। ओके, तो यहाँ पे लोड लग रहा है पी, और आपको दिया हुआ है कि जो एंगल है ये भी 30 डिग्री एंगल है और ये भी 30 डिग्री एंगल है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये मेंबर जो है वो कंप्रेशन में है, इसलिए इसका एरो इस तरह से दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसको मैं बोलता हूँ T2, और ये मेंबर जो है वो टेंशन में, इसको मैं बोल दिया T1। ओके, तो ये आपका हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब यहाँ से आप इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो हमारा कंडीशन है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन है समीशन ऑफ Fx और Fy इक्वल टू 0 करते हैं, तो वहाँ से हम T1 T2 फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आपको इतना डिटेल में ऑब्जेक्टिव नहीं करना होता, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो समीशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 जैसे आप करेंगे तो क्या हो जाएगा T1। अब देखिए ये एक्सिस के साथ है तो कॉस थीटा, तो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू T2 कॉस 30 डिग्री। ये भी एक्सिस के साथ, इसका डायरेक्शन मैंने उल्टा ले लिया, इसलिए दोनों का साइन अपोजिट हो जाएगा, तो हम इसको इक्वल टू के उस साइड लेके चले जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2, दोनों की कॉस थीटा विल गेट कैंसल, सो T1 इक्वल टू T2। सिमिलरली जब आप समीशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिए ये ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, P नीचे आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि T1 साइन 30 प्लस T2 साइन 30 इज इक्वल टू P डाउनवर्ड है, बाकी दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो T1 साइन 30, T2 साइन 30 वैल्यू क्या आता है 1/2, सो T1/2 प्लस T2/2 इज इक्वल टू P। सो वी कैन से 2 टाइम्स ऑफ T1, चूँकि T1 इज इक्वल टू T2 फ्रॉम इक्वेशन 1, सो 2 टाइम्स ऑफ T1 इज इक्वल टू P, सो T1 इज इक्वल टू P बाय 2 times T1/2. Okay, so 2 will get cancelled, T1 is equal to
P। तो T1 इज इक्वल टू P, इट मीन्स दैट T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू P। तो सारे वैल्यू क्या हो गए P, मतलब मेंबर जो फर्स्ट मेंबर है AC उसमें भी P फोर्स, और जो BC मेंबर उसमें भी P फोर्स, तो सब में फोर्स कितना है P। अब आपको पता है स्ट्रेन एनर्जी एक्सेल के कारण क्या होता है 1/2 P इंटू डेल्टा, और डेल्टा कैसे निकालेंगे, दैट इज PL/A एक्सेल फोर्स के कारण। तो डायरेक्टली मैं लिख दूँ यहाँ पे 1/2 इंटू P इंटू डेल्टा इक्वल टू क्या PL/A। सो वी कैन से दैट कि टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज 1/2 P² L/2AE, P²L/2AE। ओके, सो दिस इज द टोटल स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सेल फोर्स। तो यहाँ पे दो एक्सेल मेंबर है, तो एक का आ जाएगा U1, तो हम कह सकते हैं कि U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, दैट इज टोटल स्ट्रेन एनर्जी इज इक्वल टू U1 प्लस U2। दो मेंबर है तो एक मेंबर में U1 दूसरे मेंबर में U2, और दोनों के फोर्स सेम है, तो क्या हो जाएगा ये P²L/2AE, P²L/2AE, मतलब मैं कह सकता हूँ 2 टाइम्स P²L/2AE and 2 will get cancelled, that is P²L/AE. This is the total strain energy in the frame. So total strain energy with respect to that load gives the deflection in the direction of the load. So we can say according to Castigliano's theorem, तो del U upon del P is equal to डेल्टा। तो ये आपका वर्टिकल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। तो जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको तो क्या मिल जाएगा, डेल यू अपन डेल पी को हम लिख सकते हैं कि 2PL/AE दैट इज इक्वल टू डेल्टा। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप ऑप्शन में ढूंढ लीजिए। सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका PL/AE, सेकेंड ऑप्शन है 2PL/AE। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, है ना, दैट इज 2PL/AE। So this is the solution for this question. Now question number 2. Maximum deflection in a simply supported beam subjected to pure bending is given by। क्या कह रहा है कि देखिए, ये अगर आप कल के वीडियो देखें तो उसमें आपको ये क्वेश्चन डायरेक्टली मिल जाएगा। थोड़ा टर्म अलग है ना, लैंग्वेज अलग है, बट क्वेश्चन वही है। क्या कह रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, सिंपली सपोर्टेड बीम है सब्जेक्टेड टू प्योर बेंडिंग सब्जेक्ट हो रहा है, मतलब क्या होगा, इधर भी M इधर भी M, तभी ये प्योर बेंडिंग होगा। प्योर बेंडिंग मतलब क्या होता है कि वहाँ पे शियर फोर्स जीरो होगा, सिर्फ बेंडिंग मोमेंट होगा, है ना। इसका जब निकालेंगे सिर्फ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, शियर फोर्स इक्वल टू जीरो, शियर फोर्स जनरेट ही नहीं होगा। तो इस केस में जब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों साइड पे यहाँ पे M और यहाँ पे भी M अप्लाई हो रहा है, तो उस केस में डेल्टा मैंने आपको बताया था कल, दैट इज ML²/ATI। तो इसलिए कल का वीडियोस आप जरूर देखें, उसमें आपको ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाएंगे। ML²/ATI। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ द मैक्सिमम स्लोप ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L विथ मिड पॉइंट लोड इज 1 डिग्री, देन मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज। ये क्वेश्चन BPSC में आ चुका है, ये क्वेश्चन GPSC में आ चुका है, ये क्वेश्चन UP PSC ES सब में आ चुका है। तो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ चुका है, उसका आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। तो देखिए, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन L, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, मान लीजिए इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है W। तो ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, C पॉइंट कहीं पे पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है और इसकी लेंथ कितनी है L। ओके, सो अब L लेंथ है और ये क्या कह रहा है कि इधर सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन लेंथ मिड पॉइंट लोड, ओके 1 डिग्री, इसकी स्लोप जो है 1 डिग्री है, मैक्सिमम स्लोप जो है 1 डिग्री है। तो स्लोप अभी आपको बताया था मैंने कल के वीडियोज़ में, अगेन मैं क्या बताया हूँ कि कल के जितने वैल्यूज है वो स्टैंडर्ड वैल्यूज है, उसी के एप्लीकेशन में क्वेश्चन आता है, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, यानी थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी और दैट इज इक्वल टू WL²/16EI, है ना, कि पॉइंट लोड है तो स्लोप जो होगा वो L² में होगा। ओके, तो WL²/16EI और इसकी वैल्यू दी है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को हम क्या करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180/पाई। तो हम क्या 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए हमें,
तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। तो डिग्री में दिया, हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया, है ना। ये फार्मूला होता है कि पाई रेडियन इज इक्वल 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या, 180 बाई पाई, या 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या, पाई बाय 180 रेडियन। तो यहाँ से आ जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो ये हो गया स्लोप। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है डब्ल्यू, तो उसके कारण डिफ्लेक्शन क्या होता है, दैट इज डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 ई आई, तो 48 ई आई। अब इसकी ई आई कॉन्स्टेंट दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़िए, है ना। तो ई आई का कहीं जिक्र नहीं है, तो ई आई को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, या फिर नहीं भी माने तो हमको एल डब्ल्यू एल स्क्वायर 16 ई आई की वैल्यू दी हुई है, तो मैं इसको डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि डब्ल्यू एल क्यूब है तो एल स्क्वायर इंटू एल, 48 है तो 16 इंटू 3, तो 16 ई आई एक साइड लिख लिया इंटू 3, तो इसकी वैल्यू जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 1 डिग्री, और 1 डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियन में। तो इसको मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 180 रेडियन मल्टीप्लाइड बाय एल बाय 3, और 180 इंटू 3, 18 3 जा 540, दैट इज 54, यानी 83 जा 54 पे एक जीरो 540 हो जाएगा, यानी पाई एल अपॉन 540। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। सो डेल्टा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई एल बाय 540। ओके, सो गो थ्रू द आंसर। पहला है पाई एल बाय 240, ये नहीं होगा। दूसरा है पाई एल बाय 270, ये भी नहीं होगा। तीसरा है पाई एल बाय 540। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, ए टू स्पैन कंटिन्यूअस बीम हैविंग इक्वल स्पैन ईच ऑफ लेंथ एल, इक्वल स्पैन है और लेंथ एल है दोनों स्पैन का, ठीक है। सब्जेक्टेड टू यूडीएल, यूडीएल एक्ट कर रहा पर यूनिट लेंथ, थ्रू आउट द लेंथ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है। द बीम हैज कांस्टेंट ई आई अगर कांस्टेंट है, द रिएक्शन एट द मिडल सपोर्ट, मिडल सपोर्ट पे क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हम स्लोप डिफ्लेक्शन से बना सकते हैं, पूछा है रिएक्शन, लेकिन मैं स्लोप डिफ्लेक्शन अगर हमको पता है तो मैं उससे बना सकता हूँ। कैसे, तो टू स्पैन बीम कैसे होगा, देखिए ये हो गया टू स्पैन बीम, एक स्पैन ये हो गया, इसकी लेंथ एल, एक स्पैन ये हो गया, इसकी लेंथ एल। अब यूडीएल एक्ट कर रहा है थ्रू आउट द बीम, तो थ्रू आउट द बीम पे हमने यूडीएल लगा दिया, इसकी वैल्यू है डब्ल्यू पर मीटर, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा आर ए, ये हो जाएगा आर सी, ये हो जाएगा आर बी। तो मैं क्या करूँगा, हमको आर सी निकालना है, तो मैं अगर स्लोप जीरो कर दूंगा आर सी पे, यानी सी पॉइंट पे स्लोप जीरो हो रहा है, तो मतलब यूडीएल के कारण ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो जाएगा फिर, है ना, जिसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2L, है ना। आरसी को मैंने हटा दिया, तो यूडीएल के कारण कितना डिफ्लेक्शन होगा, डेल्टा सी इज इक्वल टू क्या होता है 5384 डब्ल्यू एल रेज टू 4 अपॉन ई आई। मैंने बताया कल का वीडियो ज़रूर देखें, ये सारे वैल्यू मैं वहीं से ले रहा हूँ। तो यूडीएल एक्ट कर रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो एल रेज टू 4 में वेरी करेगा, एंड वैल्यूज क्या होगा 5/384। ओके, तो 5/384 डब्ल्यू एल रेज टू 4 अपॉन ई आई, ये हो गया डेल्टा सी। नाउ अगेन इस तरह से इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो ये हो जाएगा आर सी, है ना, और ये एक पॉइंट बी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया इन्वर्टेड सिंपली सपोर्टेड है, तो इसके कारण ये इसके कारण डिफ्लेक्शन होगा डाउनवर्ड, इसके कारण डिफ्लेक्शन क्या होगा सी पॉइंट पे। तो एक सिंपली सपोर्टेड भी में पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो क्या होता है डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई, अभी देखा आपने, ठीक है, डब्ल्यू एल क्यू अपॉन 48 ई आई। तो अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, एल के जगह 2L हो जाएगा, है ना। तो एल के जगह हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 2L, तो 2L रेज टू 4, यहाँ भी L के जगह क्या पुट करेंगे 2L रेज टू 4। ओके, तो 2L रेज टू 4, ठीक है। तो अब क्या होगा, नेट डिफ्लेक्शन जीरो है, मीन्स डेल्टा सी ड्यू टू यूडीएल एंड डेल्टा सी ड्यू टू पॉइंट लोड इज इक्वल, दोनों को इक्वल कर देंगे तभी तो जीरो होगा। तो मैं क्या करूँगा 5/384 डब्ल्यू, अब एल रेज ये क्या है 2L रेज टू 4, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डायरेक्टली 2, देखिए इसको डायरेक्टली मैं लिख दूँ 2 रेज टू 4 यानी 16 इंटू एल रेज टू 4 डिवाइडेड बाय ई आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन 48 ई आई 2 रेज टू 4 यानी 8, ये 4 नहीं होगा, ये कितना था एल क्यूब था ना, डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 48 आई होता है ना, तो ये एल क्यूब हो जाए 2 रेज टू 3 यानी 8 एल क्यूब, तो एल क्यूब 4 एक कैंसिल हो गया, 48 इंटू 8
क्या हो जाएगा 384, 48 इंटू 8 टाइम्स 384 होता है। ई आई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच गया 16, यहाँ बच गया 8, तो 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 4 यानी 5/4 डब्लू, एक एल यहाँ पे बच गया। तो मतलब ये डब्लू को मैं क्या बोलूँगा आर सी। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्या है ये आर सी के कारण, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आर सी। तो आपको यहाँ पे आर सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, आर सी इज इक्वल टू 5/4 इंटू डब्लू एल। तो 5/4 इंटू डब्लू एल यही आपको पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन में डब्लू एल नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन है आपका 5/WL/2 ये भी नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन है आपका 5WL/4। तो सी इज द करेक्ट आंसर, डी भी तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर क्या है सी, 5/4 WL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ इंटेंसिटी W at left end A reduced to 0 at B and B, the slope at end B is क्या, B एंड पे स्लोप क्या होगा, क्या कह रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक। इस पे यूवीएल एक्ट कर रहा है, यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड ऑफ देखिए यूवीएल है, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी डब्ल्यू है एंड ए पे, और बी पे क्या है 0, यहाँ पे 0 है। तो ये ए एंड है, ये बी है। तो अब आपको पता है इस तरह की लोडिंग जब भी हो तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इक्विलिब्रियम कंडीशन निकाल के आप इसका रिएक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। जब आप रिएक्शन निकालेंगे तो जहाँ मैक्सिमम लोडिंग है वहाँ मैक्सिमम, यानी आर ए की वैल्यू निकल के आएगी आपको WL/3 और आर बी की वैल्यू निकल के आएगी WL/6, ठीक, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे, आप बहुत सारे मेथड्स हैं उससे भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। तो अब ये डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी मेथड डिफ्लेक्शन का यूज कर लीजिए जो कल की वीडियो में बताया था, उससे निकाल सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ डबल इंटीग्रेशन मेथड। डबल इंटीग्रेशन मेथड में क्या करते हैं, दैट इज EI/2y/dx², ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज इक्वल टू mxx, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, चलो यहाँ पे मैं एक सेक्शन काट लिया, एक सेक्शन कट किया x डिस्टेंस पे, तो mxx मोमेंट निकाल लेंगे, उसको इंटीग्रेट करते जाएंगे, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले mxx की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। mxx की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए WL/6, ये हो गया रिएक्शन, है ना, यहाँ पे निकाल रहा हूँ। तो WL/6 रिएक्शन इंटू x माइनस, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो ये वैल्यू क्या, यहाँ से ये वैल्यू मैं WX मान लेता हूँ। तो WX क्या हो जाएगा, WX डिवाइड बाय x इज इक्वल टू, टोटल है हमारा W डिवाइड बाय L, ठीक। तो WX की वैल्यू क्या हो जाएगी, W/L इंटू एक्स। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि पहले तो लोड हो जाएगा, तो 1/2 ट्रेंगल के कारण, तो एरिया ले लेंगे 1/2 इंटू WX इंटू एक्स, ये हो गया लोड, है ना। और इसकी लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मोमेंट देगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक x है, तो यहाँ से कितना लेते हैं x/3, ठीक है। इधर से लेते तो 2/3 होता है, इधर से 1/3 ऑफ लेंथ, तो क्या हो जाएगा x/3 हो जाएगा। तो देखिए आप WL/6 इंटू एक्स माइनस 1/2, और WX की वैल्यू क्या पुट करेंगे, W/L इंटू एक्स इंटू x/3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, WL/6 x माइनस W, ये L है, W/L, तो x इंटू एक्स यानी x³ तो WX³ डिवाइड बाय 6L, WX³ डिवाइड बाय 6L, ये हो गया mxx की वैल्यू। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या देगा, स्लोप, यानी EI/dy/dx, एक बार इंटीग्रेट किए इसको, इस इक्वेशन को एक बार इंटीग्रेट किए तो क्या मिला हमको, स्लोप। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फिर इंटीग्रेट करने के बाद, WL/6 और x का इंटीग्रेशन x² माइनस WX³ डिवाइड बाय 6L इंटू 3 प्लस C1, एक बार और इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हमको क्या देगा, डिफ्लेक्शन, तो y वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी WL/6 इंटू 2 यानी, और x² का x³ बाय 3,
माइनस डब्लू एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय 18 और डिवाइड बाय 4। देखिए ये क्या था, एक्स क्यूब था, है ना, एक्स क्यूब पहले से था, तो एक बार इंटीग्रेशन करने से एक्स 4 हो जाएगा। ये सब कॉमन मिस्टेक होता है, आपको ध्यान रखना। तो ये वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 6 4 जा कितना होता है 24। और अब ये 4 है तो एक टर्म बढ़ जाएगा, x4 का x⁴ का इंटीग्रेशन x⁵ डिवाइड बाई 5, l पहले से है, और c1 का क्या हो जाएगा c1x प्लस एक और कांस्टेंट आ जाएगा c2। ओके, अब आपको y मिल गया। तो अब आपको पता है कि देखिए सिंपली सपोर्टेड है, a पे डिफ्लेक्शन 0, b पे डिफ्लेक्शन 0, तो मतलब जब x की वैल्यू हम 0 रखेंगे तब भी y 0 होगा, जब x की वैल्यू l रखेंगे तब भी y = 0 होगा। तो मैं क्या करूँगा, x = 0 y 0 पुट करेंगे, तो देखिए इस इक्वेशन में अगर ये पहला कंडीशन फुलफिल करेंगे, है ना, तो आपका c2 = 0 आ जाएगा। जब दूसरा कंडीशन फिर फुलफिल करेंगे तो c1 निकल के आएगा, c1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ l पुट कर देंगे, तो WL/6 × 2 कितना हो गया 12 × 3 36, तो 36 × x³ यानी क्या हो जाएगा x⁴, l⁴, l³ × l⁴, ठीक है, माइनस WL l⁵, है ना, l⁵ डिवाइड बाय 24 × 5, तो ये आ जाएगा 120, 5 चौका 20, हाथ में 2, है ना, कितना बच गया 2, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 यानी 120, ठीक है, डिवाइड बाय l, तो ये एक l कैंसिल हो जाएगा, मतलब WL⁴/36 माइनस WL⁴/120, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 3 डिवाइड बाय 120 × 36, 120 और 36 का एलसीएम लेंगे तो ये 360 के आसपास आएगा, है ना, और 360 36 × 10 तो 360 हो जाएगा, तो 10 ऊपर माइनस इसको 3 टाइम्स लेंगे तो 3 हो जाएगा, इंटू ऊपर में क्या आ जाएगा WL⁴ कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू निकल गया 7/360 WL⁴, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये C1 की वैल्यू निकला, तो हमको चाहिए स्लोप एट B, तो स्लोप एट B चाहिए हमको, B पॉइंट पे स्लोप चाहिए, तो हम क्या करेंगे x = 0 रखेंगे dy/dx में, तो dy/dx में x 0 रखे, तो ये टर्म 0 ये टर्म 0 C1, तो C1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो θB = 7/360 WL⁴ कैसे आया, तो जब आप x = 0 पुट करेंगे तो dy/dx = θ/B, जो भी वैल्यू आएगा वो निकल के आ जाएगा। ऑप्शन में चलते हैं, 5/360 WL ये नहीं होगा, 9 ये भी नहीं होगा, 3/360 ये भी नहीं होगा, 7/360, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 7/360 WL⁴। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन अ कैंटिलीवर बीम ऑफ यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI, यूनिफॉर्म फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है EI एंड लोडेड एज शोन इन फिगर, द डिफ्लेक्शन क्या कह रहा है फिगर, द डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड बी एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, है ना, बी एंड पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, ये आपको निकालना है कि एंड बी पे डिफ्लेक्शन क्या होगा। देखिए इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, रिपीटेडली पूछता है ये क्वेश्चन, ठीक है, आप इसको नोट करके रख लो, ये क्वेश्चन आपको IES में पूछ चुका है ना, इसके बाद UPPSC में पूछ चुका है, ठीक है, 2003 2007 दोनों में पूछ चुका है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, देखो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे पॉइंट लोड ऐड कर रहा है P, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये A है ये L - A है, इसको डायरेक्ट मेथड ऑफ सुपरपोजिशन से आप बना सकते हो। तो अभी आपको इतना मैं बता चुका हूँ, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये पॉइंट अगर A है, ये C है, ये B है, और B पॉइंट पे हमको पता है निकालना है डिफ्लेक्शन, तो C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन क्या होगा, C पॉइंट पे डिफ्लेक्शन होगा PA⁵/3EI, है ना, और स्लोप होगा PA²/2EI, तो जितना इसका स्लोप है उसको L - A से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों भी जोड़ देंगे तो B पे डिफ्लेक्शन दे देगा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि डेल्टा एट B =
पी ए क्यूब अपॉन 3 EI है ना, यहाँ पे डिफ्लेक्शन प्लस यहाँ का स्लोप दैट इज पी ए स्क्वायर अपॉन 2EI मल्टीप्लाइड बाय L माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, पी ए क्यूब अपॉन 3I पी ए स्क्वायर, तो पी ए क्यूब अपॉन 3EI है ना, इसको तोड़ दे रहा हूँ, पी ए स्क्वायर अपॉन 2EI। ओके, तो अपन क्या करते हैं, पी ए स्क्वायर डायरेक्टली कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह है, तो पी ए स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड से, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, पी ए स्क्वायर तो दोनों साइड है, पी ए स्क्वायर अपॉन EI ये दोनों साइड है, ये तो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, A/3, यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस पी ए स्क्वायर अपॉन EI यानी L/2 माइनस A/2 बच जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा पी ए स्क्वायर अपॉन EI है ना। अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तीनों का, तो 3 2 2 यानी 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 2A प्लस 3L माइनस 3A। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी ए स्क्वायर अपॉन EI 2A माइनस 3A, तो माइनस A यानी 3L माइनस A डिवाइड बाय 6, तो वी कैन से पी ए स्क्वायर अपॉन 6EI इंटू 3L माइनस A। तो अगर ये है ऑप्शन में पी ए अपॉन 6EI 3L माइनस A, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम सब्जेक्टेड टू ट्रेंगुलर लोड ऑफ इंटेंसिटी W kilonewton per meter at the center of the span L and 0 at both end using Simpson's rule assuming an equal interval। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन रेयरली पूछते हैं, है कुछ नहीं, थोड़ा सा एडिशनल दे दिया। अब लोग सोचेंगे सिम्पसन रूल पता ही नहीं हमको, डिफ्लेक्शन कैसे, ऐसा कुछ नहीं है। सिम्पसन रूल क्या होता है कि अगर हमको इंटरवल में, मतलब सपोज करो कि y1 की वैल्यू पता है, y2 की वैल्यू पता है, y3 की वैल्यू पता है, तो सिम्पसन रूल से आप मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, उस पर ट्रेंगुलर लोड है, ठीक, तो इसको यूडीएल करें, उस पर ट्रेंगुलर लोड है इस टाइप का, ये ना ट्रेंगुलर लोड जिसकी दोनों साइड पे 0 है, सपोज ये ए है ए बी है, तो ए और बी पॉइंट पे 0 है, और मैक्सिमम जो लोड है वो W kilonewton पर मीटर है, वो सेंटर में मिड स्पैन पे, ठीक। तो मतलब इसकी लेंथ अगर L है तो यहाँ पे L/2 पे क्या है, मैक्सिमम है W, ठीक। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको इसका रिएक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिएक्शन देखिए क्या होता है, इसका एरिया ले लेता हूँ तो टोटल लोड मिल जाता है 1/2 WL, यानी WL/2 हो गया इसका टोटल लोड। तो टोटल लोड है और वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी WL/4, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी WL/4। WL/2 टोटल लोड है तो उसका हाफ हाफ दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो RA की वैल्यू WL/4, RB की वैल्यू WL/4। तो अगर ये दोनों वैल्यू WL/4 आया तो आप मोमेंट निकाल सकते हैं C पॉइंट पे, ये पॉइंट अगर C है ना, L/2 डिस्टेंस पे, तो आप इसके मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो मोमेंट फाइंड आउट कर लो, किसी एक के C के और के मोमेंट ले लो तो हमको रिएक्शन पता निकल जाएगा। तो WL/4 इंटू, अगर इसी साइड से लें तो इंटू L/2, WL/4 इंटू L/2, ये रिएक्शन के कारण मोमेंट, माइनस, अब ये ट्रेंगुलर लोड है तो क्या होता है 1/2 इंटू हाफ इंटू बेस, बेस कितना है L/2 इंटू हाइट, जो ट्रेंगल का एरिया होता है, तो हाइट क्या हो जाएगा यहाँ पे W, हाइट हो जाएगा W, क्योंकि यहाँ पे टोटल ले लेंगे है ना, हाइट हो जाएगा W इंटू, अब यहाँ से कितना, यहाँ से 1/3, यहाँ से 1/3 लेते हैं तो L/3, L/3 नहीं, L/2 का 3 तो L/6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा L/6। तो आप यहाँ से MC की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा
डब्लू एल स्क्वायर बाय 8 माइनस ये क्या हो जाएगा डब्लू एल स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इंटू 2 इंटू 2 24। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 24, तो दोनों को जब ये करोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा 24, ये 3 माइनस 1 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो मतलब 2 बाई डब्ल्यू एल स्क्वायर, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 है ना। तो सेंटर पे मोमेंट कितना आएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। अब आप यूवीएल के केस में अगर आप इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे तो ये इस टाइप का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आएगा निकल। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ठीक है। तो दोनों एंड पे 0 और मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। अब इसको अगर वैसे निकालता तो अपन 2/3 करके डायरेक्ट एरिया ले लेते तो आपको डिफ्लेक्शन दे देता, ठीक है। लेकिन ये क्या करें सिम्पसन रूल से, तो सिम्पसन रूल क्या कहता है, सिम्पसन रूल है ना। सिम्पसन रूल से कैसे निकालते हैं, तो सिम्पसन रूल h/3 इंटू वाई नॉट प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y2, क्योंकि यहाँ पे कितना है 1 2 3, 1 और 3 पे 0 है, सिर्फ 2 पे हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा या इसको 0 ले लो, 0 1 2, तो क्या हो जाएगा y0 प्लस 4y1 प्लस y2 इंटू h/3 है ना। और यहाँ पे h की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटरवल कितनी है, ये भी है l/2 ये भी है l/2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ h की वैल्यू कितना l/2 डिवाइड बाई 3 है ना, और y 0 है प्लस 4 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस y2 0 है, तो ये 4×3=12, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 इंटू l/6, तो l/6 यानी 3 इंटू 2 6 इंटू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 3, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू डब्ल्यू एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब डिवाइड बाय 3 3 9 इंटू 2 18, तो डब्ल्यू एल क्यूब डिवाइड बाय 18, तो डब्ल्यू एल क्यूब बाय 18 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चले जाते हैं अपन, पहला है डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 नहीं, डब्ल्यू एल स्क्वायर 12 नहीं, डब्ल्यू एल स्क्वायर नहीं एल क्यूब है, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 16 नहीं, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 18 यस। So option number D is the correct answer for this. Now question number 8. A propped cantilever is subjected to a concentrated load of 16 kN at the center of the span. The length of beam is 4 meter. The flexural rigidity EI की वैल्यू दिया हुआ है. The reaction at the fixed end and simply supported end. फिक्स एंड और सिंपली सपोर्टेड एंड पे रिएक्शन क्या होगा, तो देखिए ये वैल्यू क्या कह रहा है कि एक प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम है, यानी यहाँ पे सपोर्टेड, इसको कहते हैं प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम। यहाँ पे लोड आ रहा है, उसकी वैल्यू है 16 किलो न्यूटन, ठीक है। मिड सपोर्ट पे लोड है, उसकी 16 किलो न्यूटन वैल्यू दिया हुआ है, और EI की वैल्यू दिया हुआ है आपको, EI की वैल्यू दिया हुआ है आपको कितना 4 इंटू 10⁻², किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये जो लेंथ है वो दिया हुआ है कि 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है, यानी मिडल में एक्ट कर रहा है, 2 मीटर पे एक्ट कर रहा है, यानी टोटल लेंथ कितनी है इसकी 4 मीटर। 4 मीटर दिया हुआ है, मिड पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 16। तो आपको पता है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ कलर को, कि प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम अगर है, ओके, तो प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम मतलब यहाँ पे अगर मैं डिफ्लेक्शन को 0 कर दूंगा तो हमको मिल जाएगा रिएक्शन। ये रिएक्शन ही पूछ रहा है, द रिएक्शन एट द फिक्स एंड पे भी और सिंपली सपोर्टेड भी, दोनों पे रिएक्शन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा, तो मैं यहाँ का डिफ्लेक्शन अगर 0 कर दूँ तो हमें मिल जाएगा वैल्यूज़, ठीक। तो डिफ्लेक्शन यहाँ पे अगर 0 करेंगे तो कैसे होगा, तो 16 किलो न्यूटन के कारण डिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए अभी इससे पहले क्वेश्चन किया था हमने सुपरपोजिशन मेथड से, है ना। तो डायरेक्ट 16 किलो न्यूटन के कारण देखिए इस पॉइंट पे हम मोमेंट निकाल लेंगे। सपोज ये A है, ये B है, ये C, तो C पॉइंट पे हमें डिफ्लेक्शन B पे निकालना है ना, डेल्टा एट B। तो मैं क्या करूँगा, C पे डिफ्लेक्शन निकाल लूँगा, दैट इज़ WL³ अपॉन 3EI, ओके, प्लस WL² अपॉन 2EI, ये होता है स्लोप इनटू डिस्टेंस L,
ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, इस पॉइंट लोड के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन है ना, तो ये वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट लोड के कारण यहाँ पे डिफ्लेक्शन, और फिर नीचे से इस जो पॉइंट लोड है उसके कारण डिफ्लेक्शन, तो नीचे वाले के कारण क्या हो जाएगा, फिक्स एंड है और यहाँ पे लग रहा है, तो फिक्स मतलब कैंटिलीवर बीम के कारण अगर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है तो मतलब माइनस ऊपर की डायरेक्शन जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है WL3/3 EI, तो यहाँ पे जो L होगा WL3/3 EI, ठीक है। तो ये जो होगा वो RB, यहाँ पे जो W होगा वो RB होगा, तो RB इंटू L3, ठीक है। अब L की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट होगा, यहाँ पे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो अपन डायरेक्टली पुट करते हैं, तो W कितना है 16, L कितना है 2, तो 2/3 EI प्लस W कितना है 16, L कितना है 2, तो 2 × 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2 EI इंटू 2, ठीक है, माइनस RB इंटू यहाँ पे L हो जाएगा 4, है ना, 4 डिवाइड बाय 3 EI। ओके, तो क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन तो जीरो है, तो ये टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसको उस साइड लेके चलेंगे तो इक्वल टू इतना हो जाएगा, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 16 इंटू 8 डिवाइड बाय 3। अब EI तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 प्लस 16 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू RB इंटू 4/3, है ना, तो 4/3 कितना हो जाएगा 64, हाँ 64, 4×4 = 64, तो 64 डिवाइड बाय 3, तो EI तो पहले से कैंसिल हो गया है ना। तो अब ये इस दोनों का जब आप वो लेंगे, ये क्या है RB आपका, ठीक है। तो जब आप इस दोनों का LCM लेंगे तो इसका LCM क्या हो जाएगा 6, ठीक है, 16 इंटू 8 16 इंटू 8, तो 3 इंटू 2, तो 16 इंटू 8 कितना हो गया 120 इंटू 2, ठीक है, 256 प्लस 144 16 इंटू 8 कितना होता है 128, अब मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो गया 256, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 384 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू RB इंटू 64 डिवाइड बाई 3, तो 3 इंटू 2, है ना। तो ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपको देगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 640, है ना, डिवाइड बाय 64 डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा RB की वैल्यू। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कितना आ रहा है, ये वैल्यू आपका आ जाएगा, यानी 640 डिवाइड बाय 64 कीजिए तो ये आएगा 10, और 10 डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा 5, तो RB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो RB की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो दूसरा सपोर्ट रिएक्शन कितना हो जाएगा 16 - 5 दैट इज़ 11, तो 11 5 का जो भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 9 16 8 नहीं 11 5, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट, ठीक है, तो C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि द बीम AC simply supported at A and C, the beam AC simply supported at A और C पे simply supported है, pinned to a cantilever beam CD as shown in figure, both beam have identical flexure rigidity EI, the vertical load of 8 kN acts at a point B, the deflection of point B, तो point B का deflection क्या होगा, ठीक, C पॉइंट हिंज है, तो इस बीम को कैसे करेंगे, ओके, अगर ये हिंज है तो हिंज के केस में हम कैसे करते हैं देखते हैं अभी, ओके। तो देखिए ये
इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हिंज पॉइंट से अगर मैं इसको खोल दे रहा हूँ, हिंज पॉइंट को खोल दूँ तो क्या करना पड़ेगा, हमें वहाँ पे एक सपोर्ट लगाना पड़ेगा, है ना। तो एक सपोर्ट मैं यहाँ पे लगा दिया, सपोज ये सपोर्ट हो गया RC, तो यही RC इस इधर आ जाएगा RC, है ना। तो इस वाले मोमेंट के लिए आ जाएगा, ठीक है। इस वाले बीम के लिए दोनों यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम इसका बना दे, मतलब C पॉइंट्स हम बीम को खोल के अलग कर लिए, ठीक। अब ये है 8 किलो न्यूटन, ओके। तो अब इसका क्या होगा, तो देखिए जब आप इसका डिफ्लेक्शन निकालें तो ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ये क्या हो गया, ड्रॉप कैंटिलीवर, या इसको कैंटिलीवर बीम कह सकते हैं जिसपे RC सपोर्टेड है, ठीक है। तो इसको छोड़ दीजिए, हमको यहीं से आ जाएगा वैल्यू, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि both beam have identical flexure rigidity, the vertical load of 8 kN x point B, the deflection of point B पॉइंट का डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो देखिए ये पॉइंट है आपका A, ये पॉइंट है आपका C, ये पॉइंट है आपका D, ये पॉइंट है B। तो B पॉइंट का डिफ्लेक्शन क्या होगा, तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर है तो उसके कारण डिफ्लेक्शन, अगर बीम सिर्फ इतना होता जो मैं दिखा रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड वाला, है ना, हमारा ये बीम तो ऐसा है नहीं, ये सपोर्ट यहाँ है नहीं, ये तो मैंने हिंज को खोला इसलिए। तो अगर वो सपोर्ट रहता तब डिफ्लेक्शन क्या होता, तो डेल्टा एट बी इज इक्वल टू, उस केस में PL³ अपॉन 48 EI, यही ना होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पर पॉइंट लोड ऐड कर रहा है, तो PL³ 48 EI। तो इसका डिफ्लेक्शन इस टाइप से होता, ठीक है। लेकिन अब क्या है, यहाँ पे ये हिंज है, तो हिंज के कारण क्या होगा, जब ये बीम 8 किलोमीटर का लोड यहाँ पे लगेगा तो ये हिंज वाला पॉइंट भी थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो मतलब यहाँ पे इतना डिफ्लेक्शन हुआ, तो इसके कारण सपोज यहाँ पे डेल्टा C है, तो हम ट्रेंगुलर से लगा लेंगे, ये मिड स्पेन पे लग रहा है 8 किलोमीटर, तो ये डेल्टा C, तो यहाँ भी डेल्टा क्या, डेल्टा C बाय 2, तो टोटल डिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा C/2 अब प्लस इस 8 किलो न्यूटन के लोड के कारण। तो अगर हिंज नहीं होता तो सिर्फ इतना होता, अब हिंज है इंटरनल, तो डेल्टा C/2 हिंज डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा C/2। अब डेल्टा C/2 कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा C की वैल्यू क्या है, अब इधर से आ जाएगा, तो एक कैंटिलीवर बीम से निकाल लेंगे, दैट इज़ RC L³। अब ये L जितना भी रहेगा आपका, ये L की वैल्यू कितनी दी है, 1.5 दी है, ये 1.5 है, तो RC इंटू L³ अपॉन 3EI, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो डेल्टा B की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या करूँ, कैलकुलेट कर लेता हूँ इसको। तो क्या हो जाएगा, P की वैल्यू कितनी है 8, L की वैल्यू कितनी है 1.5 प्लस 1.5 3, तो 3 का क्यूब डिवाइड बाय 48 EI, ओके, प्लस डेल्टा C/2, तो डेल्टा C/2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा C की वैल्यू इतनी है तो ये जितनी हो जाएगी उसका 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू RC, तो RC की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, PL³ अपॉन 3EI, है ना। तो RC है ना, डिफ्लेक्शन यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन, तो डेल्टा C/2 की वैल्यू PL³ अपॉन 3EI, तो RC की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 के बराबर, है ना। तो RC की वैल्यू यहाँ पे, RC की वैल्यू क्या हो जाएगा 8 किलो न्यूटन है, तो 8/2 यानी 4, ये भी 8/2 यानी 4, RA और RC की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे मैं पुट्स कर सकता हूँ RC की वैल्यू क्या 4 इंटू L कितना है, L यहाँ पे कितना है 1.5, तो 1.5 का क्यूब डिवाइड बाय 3EI, 3 इंटू EI, ओके। तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 27 इंटू 8, तो 216 डिवाइड बाय 48 EI प्लस इधर ये 2 से काट दो 1.5 रेज टू 3, 1.5 रेज टू 3
या फिर इसको हटा भी सकते हैं आप, है ना। तो ये आ जाएगा नीचे 10, तो 15 15 2 थीटा 5, तो डायरेक्टली मैं ले लेता हूँ 1.5 का क्यूब कितना हो जाएगा 3.375 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 EI इंटू 2 कर दो, ये 6.75 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। या 216 डिवाइड बाय 48, तो ये 4.5, तो ये आ गया 4.5 बाय EI, और ये हो गया आपका 6.75 डिवाइड बाय 3, दैट इज़ 2.25 डिवाइड बाय EI। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 2 7 75 डिवाइड बाय EI, तो 6.75 EI। तो ये देखिए कहाँ है 6.75, ये नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो सी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम deflects by 5 mm, simply supported beam deflects by 5 mm when it is subjected to a concentrated load of 10 kN at its center. What will be the deflection on 1/10 model of the beam if the model subjected to 1 kN load at its center? क्या कर रहा है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ओके। ये देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसकी मिड पे 1 kN का 10 kN का लोड लग रहा है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या होगा डिफ्लेक्शन, डेल्टा इक्वल टू WL³ बाय 48 EI, पॉइंट लोड के कारण सिंपली सपोर्टेड में WL³ बाय 48 EI, W की जगह क्या पुट करेंगे 10, तो ये डिफ्लेक्शन दे रहा है 5 mm, तो 5 इक्वल टू 10 इंटू L³ अपॉन 48 EI, है ना। अब कर इसका एक मॉडल बना रहे हैं जिसमें हम P इक्वल टू 1 kN पुट कर रहे हैं, इसकी एक मॉडल बना रहे हैं 1/10, है ना। मॉडल कितना 1/10 का जो स्केल साइज होगा 1/10 स्केल दिया हुआ है, 1 kN का लोड पुट कर रहा है ना, एट द सेंटर, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा। तो अब जब देखिए मॉडल करेंगे और 1 kN का लोड पुट करेंगे, तो यहाँ पे वेरिएशन क्या है L और I, L और I यही दो स्केल में वेरिएशन होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, L बराबर 1/10, तो L बराबर 1/10 हो जाएगा। I बराबर I का होता है 10⁻⁴ के टर्म होता है, तो 1/10⁴ के टर्म आ जाएगा, ठीक है। बस ये डिफरेंस आ जाएगा, इसको भी आप उसमें पुट कर दीजिए। तो अगेन मैं डेल्टा 2 बोल रहा हूँ, ये डेल्टा हो गया, तो इसको डेल्टा डैश बोल देते हैं, तो ये वैल्यू हो गया डेल्टा डैश। तो डेल्टा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू WL³ 1 इंटू L डैश का क्यूब डिवाइड बाय 48 I डैश, ठीक है। तो अब इसमें क्या पुट करेंगे 1 इंटू L डैश मतलब 1/10 का क्यूब डिवाइड बाय 48 इंटू E तो सेम रहेगा, मटेरियल है कांस्टेंट रहेगा, I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये L डैश ये I डैश मॉडल में, तो I डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/10⁴, तो 1/10⁴, तो 1/10⁵, 1/10⁴, अगर इसको कैंसिल करें तो क्या हो जाएगा, एक 10 नीचे बच जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 48 इंटू 1/10 ऑफ क्या L, है ना, तो ये क्या हो जाएगा L, है ना। L डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा L/10, L डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा L/10, तो ये L तो यहाँ रहेगा ही, ओके। L³ और L⁴, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या एक L बच जाएगा फिर, ठीक है, इसका भी L10⁴, तो एक L बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L, यानी इसका क्यूब हो जाएगा, है ना। I डैश में तो L नहीं आएगा, सिर्फ L में L आएगा, ओके। ये तो 1/10 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा L³ अपॉन EI, L³ अपॉन EI, ओके, L³ अपॉन EI, तो 10/48 L³ अपॉन EI। अब L³ अपॉन EI की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू 48 डिवाइड बाई 10, तो 10, ओके,
10 डिवाइड बाय 48 इंटू एल क्यूब अपन ये एक वैल्यू क्या पुट करेंगे 5 इंटू 48 5 इंटू 48 डिवाइड बाई 10 तो 10 10 कैंसिल 48 48 कैंसिल तो ये भी क्या हो जाएगा 5 mm मतलब डेल्टा डैश भी क्या हो जाएगी 5 mm। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ओके सो ये था आज का क्वेश्चन। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे इस क्वेश्चन से। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे एग्जाम में। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ओके बाय बाय टेक केयर।